हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। हम आज क्लास 9th में फिजिक्स का पहला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला लेसन है बल, गति एवं कार्य। इसके विषय में आपको हम बताएंगे कि क्या होता है गति, यह गति कितने प्रकार की होती है, इस गति के अंतर्गत क्या क्या आता है, फिर इसी तरह बल और कार्य के विषय में हम लोग बताएंगे और उस पर जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसको भी हम हल करके आपको बताएंगे। अब बाकी जो भी आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे और उसको आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। और देखिए इसमें पहले एक गति है, तो गति के विषय में हम लोग जानेंगे। गति, मोशन। मोशन क्या होता है समझते हैं हम सभी लोग, मोशन समझते हैं, लेकिन इसको डिफाइन करने में थोड़ी कठिनाई होती है। मोशन का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है और वह निश्चित समय में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जब उसका स्थान परिवर्तित हो गया किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो कहेंगे कि वह वस्तु मोशन के स्टेट में है। तो कैसे इसको बोलेंगे? किसी स्थिर बिंदु से कोई गतिमान पिंड, किसी स्थिर बिंदु से कोई भी गतिमान पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद यदि अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, तो पिंड के इस प्रकार के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? गति। पुनः सुनिए, किसी स्थिर बिंदु से, किसी स्थिर बिंदु से किसी पिंड का निश्चित समय अंतराल के बाद अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। समझ आया? पुनः सुनिए, किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु अवश्य रहेगा क्योंकि बिंदु के सापेक्ष ही हम लोग लेते हैं कि पिंड गति की अवस्था में है कि स्थिर अवस्था में। तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। अगर स्थिति में परिवर्तन होगा निश्चित समय के पश्चात, तब वह मोशन के स्टेट में होगा। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो वह रेस्ट के कंडीशन में होगा। अर्थात देखिए, समझिए कि स्थिर बिंदु है, टी समय पश्चात यहाँ पर कोई वस्तु ए था और डी समय पश्चात ए पुनः ए डैश पर आ जाता है, तो इस स्थिर बिंदु से अगर कोई भी प्रेक्षक देखेगा तो यह कहेगा कि यह वस्तु यहाँ थी और यहाँ आ गई, टी समय के पश्चात यहाँ आ गई, अर्थात इसकी स्थिति में क्या है? चेंजेस है। तो इस तरह यह क्या है? मोशन में। और अगर इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु में के सापेक्ष अगर इस वस्तु को देखा जाए और डी समय पश्चात भी इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह वस्तु क्या होती है? विरामावस्था में होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है। तो इस तरह हम लोग गति और विराम दोनों कंडीशन को जान गए। जैसे मान लेते हैं हम कहीं खड़े हैं और कोई मोटर कार आपके पास है और वह उसको 5 मिनट बाद देखिए वह मोटर कार आपके पास न होकर के वह 500 मीटर दूरी पर चली जाती है, तो 5 मिनट के पश्चात क्या है? उसकी जो आपसे दूरी है वो वहां पर चली गई, अर्थात उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो कहेंगे कि क्या हुआ? वो गति के अवस्था में। और उसी मोटर कार को यदि आप खड़ा होकर देख रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पश्चात वह मोटर कार उसी जगह है, अर्थात उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे कि वह विराम अवस्था में है। इस प्रकार ये जो गति होती है, गति विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे रेखीय गति, रेखीय गति ऐसे गति जो एक सरल रेखा में होती है, इसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय गति, लीनियर मोशन। ऐसे गति जो एक सरल रेखा में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय गति। जैसे
मोटर कार या मोटरसाइकिल के जो मोशन होता है या किसी भी वाहन का जो गति होता है उसको हम लोग कहते हैं रेखीय गति। मोटर कार की सड़क पर गति। अब इसके बाद रेखीय गति के बाद हम लोग कह सकते हैं अनियमित गति। अनियमित गति, अनियमित गति के बाद घूर्णन गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, दोलन या काल्पनिक गति, दोलन या काल्पनिक गति। ये सारी गतियां होती है। रेखीय गति क्या होती है? ऐसी गति जो सरल रेखा में होती है रेखीय गति कहलाती है। ऐसी गति जो अनियमित गति, अनियमित गति का मतलब विभिन्न समय अंतराल में वह वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां यदि तय करती है या भिन्न भिन्न गति से चलती है तो इस प्रकार की जो गति है उसे कहते हैं अनियमित गति। जैसे कोई टावर है, उस पर कोई मधुमक्खी हो या भौरा हो या तितली हो, वह उस पर आती है और उड़ती है, आती है उड़ती है, इधर उधर जाती है। तो इस प्रकार की जो तितली की गति है फूलों पर, उसे क्या कहते हैं? अनियमित गति। और घूर्णन गति का क्या होता है? घूर्णन गति का मतलब घूमना। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर क्या होता है? घूमता है, तो पिंड के इस प्रकार के गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। जैसे जो बच्चे होते हैं लट्टू नचाते हैं ना, धागा में बांध करके ऐसे फेंकते हैं और वो लट्टू नाचने लगता है, तो पिंड के जो लट्टू का जो गति है वो क्या है? घूर्णन गति है। जो साइकिल के जो पहिए की गति है वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उसको भी कहते हैं घूर्णन। घूर्णन गति ऐसी गति होती है जिसमें पिंड अपने अक्ष के परितः घूमता है, तो पिंड के इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति के अंतर्गत सबसे बढ़िया उदाहरण लट्टू की गति। और वृत्तीय गति, इस प्रकार की गति में कोई भी गतिमान पिंड वृत्त के परिधि पर क्या होता है? मोशन करता है, तो इसके गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे यह पिंड कभी यहाँ था, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस वृत्त पर यह मोशन करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में जैसे पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति या अन्य ग्रहों की जो गति होती है वह वृत्तीय गति होती है। वह अपने निश्चित ऑर्बिटल में क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस प्रकार की गति क्या हुई? वृत्तीय गति या ग्रहों की गति लिख सकते हैं। दोलन या काल्पनिक गति क्या होता है? दोलन गति, इस प्रकार की गति में कोई भी पिंड एक निश्चित बिंदु से दोनों तरफ इधर उधर मोशन करता है, तो पिंड के इस प्रकार की गति को दोलन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। तो ये हो गया आपका दोलन गति या काल्पनिक गति। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति, यह क्या है? दोलन गति या काल्पनिक गति है। ये आपके हो गए गति और इस गति के विभिन्न प्रकार या विभिन्न स्वरूप। और उसमें हम थोड़ा सा आपको और आगे बता दें। गति आप जान लिए, इसके बाद आप जानेंगे दूरी। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस। दूरी को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? दूरी, जैसे प्रायः हम लोग दूरी माप लेते हैं या ले लेते हैं कि कोई एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच हम लोग नाप लेंगे इसकी लंबाई, तो हो जाएगा दूरी। लेकिन इसको डिफाइन करना, यह दूरी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसमें कोई गतिमान पिंड के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई ही क्या होती है? दूरी।
इसको साधारणतः सुटेबल सेंटेंस में कर सकते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। लिख दे रहे हैं, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो है यह अदिश राशि, यह अदिश राशि है। इसको नोट कर लीजिए। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी के बाद हम बता दें आपको विस्थापन, तो दोनों में अंतर भी बता दें और दोनों के थ्रू जो बनने वाले न्यूमेरिकल है उसको भी हम आपको बता रहे हैं। दूरी के बाद आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दूरी, दूरी आप समझ गए होंगे। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन किसी भी गतिमान पिंड द्वारा किसी भी गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या है? न्यूनतम जो दूरी है वह विस्थापन है, लेकिन वह किसी गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच। इसको कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, किसी गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह क्या है? सदिश राशि, सदिश राशियां हैं। देखिए, सदिश और अदिश राशियां हम इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए थे, पिछला वीडियो, उसमें हम आपको सदिश राशियां और अदिश राशियों के विषय में बता चुके हैं। इसलिए आप सदिश राशि अदिश राशि बहुत बढ़िया से जान गए होंगे। तो आप यहाँ से दूरी और विस्थापन जान गए, और दोनों को डिफिनीशन को अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो इन दोनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दूरी का जो क्या है? न्यूनतम। यहाँ देखिए, अंतिम एवं प्रारंभिक, जो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है, यह विस्थापन क्या है? एक न्यूनतम दूरी है। अर्थात इन दोनों डिफिनीशन से यह क्लियर हो रहा है कि जो दूरी है वह विस्थापन से क्या होगा? बड़ा होगा, विस्थापन से ग्रेटर होगा। निश्चित है कि ग्रेटर होगा। अगर बाय द वे ग्रेटर नहीं होगा तो बराबर हो सकता है। दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकता है, नहीं तो बराबर भी हो सकता है। ये दोनों के डिफिनीशन से यह एक सूत्र भी निकल करके आ गया। और हम बता दें दोनों में क्या अंतर है। देखिए, दोनों के डिफिनीशन से ही हम लोगों को अंतर मालूम हो गया कि क्या है दूरी, क्या है विस्थापन। जैसे यहाँ ले लें दूरी और इधर विस्थापन ले लेंगे, और इसमें अंतर देखिए यह क्या है? मार्ग की जो लंबाई है, मार्ग की लंबाई है ये दूरी। यह क्या है? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। यह क्या है? अदिश है। यह सदिश राशियां, इसका मान सदैव धनात्मक आता है और विस्थापन का मान सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है।
ये जो है इनके क्या है अंतर। और यहाँ पर इसके जो मान हम लोग निकालेंगे तो यह साधारणतः धन और ऋण के द्वारा या साधारणतः जोड़ घटाना की रीति से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। लेकिन जब भी विस्थापन हम लोग निकालेंगे तो यह ज्योमेट्री के विधि से हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। और देख लीजिए कैसे दूरी और विस्थापन निकालते हैं, आपको हम थोड़ा सा बता दें यहाँ पे। जैसे देखिए कोई भी गेंद ले लो, यह पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल। कोई गेंद ले लीजिए और यह गेंद यहाँ आया, ऊपर की ओर फेंक दे, ये पीक पॉइंट पर आया और यह पीक पॉइंट से पुनः लौट करके यह अगर बी पर आया, या ए मान ले या बी मान ले, पीक पॉइंट मान ले। ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वह 100 मीटर है और यहाँ जो लौट करके आया है सपोज दैट ये आपका 60 मीटर है। तो इस प्रकार इस कंडीशन में कोई भी गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई और पुनः वह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लौट करके आती है और पॉइंट बी पर हमको देखना है, पॉइंट बी पर हमको देखना है कि क्या होगा दूरी और क्या होगा विस्थापन। तो लिखेंगे पॉइंट बी पर दूरी। दूरी कितना लेंगे, हमने कहा ना दूरी क्या होती है, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये देखिए उस गेंद का मार्ग ऐसे ऐसे, क्या गेंद का मार्ग ऐसे जाके फिर ऐसे, यानी 100 मीटर इधर और 60 मीटर इधर, सब मिला के 160, अर्थात ये कह सकते हैं 100 प्लस 60 इक्वल टू 160 मीटर। क्या इसको प्राय जब दूरी निकालेंगे तो दूरी का ले करके लिखेंगे ए बी प्लस बीपी, ए बी और बीपी का मान रख देंगे 160 आ जाएगा। और विस्थापन देखिए, विस्थापन पर हमने कहा कि गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यहाँ है ना, तो यह 100 मीटर चला फिर 60 मीटर इधर आया तो बचा कितना 40 है ना। यह 40 मीटर जो बचा हुआ है तो यहाँ से यहाँ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 40 है, तो इसका विस्थापन 40 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हटा दीजिए, हमको विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन निकालना है तो क्या होगा, देखिए विस्थापन के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमने कहा ना बीजगणित के नियम से इसको लिखेंगे। तो यह जो इस डायरेक्शन में इसको फेंका गया तो विस्थापन ये हो जाएगा आपका एपी प्लस बीपी। और यहाँ देखिए एपी का वैल्यू 100 और बीपी ये दूसरे दिशा में है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर अलग अलग है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव हो जाता है। तो ये हो गया आपका 60, ये 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 मीटर। ये आपका हो गया विस्थापन और ये हो गया दूरी। आप देख लीजिए दूरी का मान बड़ा है, विस्थापन का मान छोटा है। हमने कहा कि दूरी सदैव विस्थापन से अधिक होती है, बराबर भी हो सकती है। पुनः एक आप देख लीजिए, जैसे मान लो कोई गतिमान पिंड पहले इधर की ओर चला पूरब की ओर, या ये कह सकते हैं कोई भी गतिमान पिंड पहले इधर से यहाँ चला, यानी ए से बी पर आया और पुनः बी से 90 डिग्री घूम करके यह यहाँ पर आया सी पर, और यहाँ से जो यहाँ के बीच का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, फिर यहाँ 3 किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस गतिमान पिंड द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में, तो हमने क्या कहा जो दूरी होता है वो गतिमान पिंड के क्या करेंगे पीछे पीछे चलेंगे, जहां से जहां तक गया। तो यहाँ से गया है यहाँ तक ले लेंगे, या दूरी है, और इसको साधारण रीति से जोड़ देंगे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। और ये होगा इसका विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग विस्थापन लिखेंगे। अब विस्थापन को हमने बताया कि ज्योमेट्री विधि से लिखते हैं। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यह है कर्ण, और इस कर्ण का जब मान निकालेंगे AC² = AB² प्लस
BC स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 4 जा 16 ये 90 ये हो जाएगा 25 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 AC इज इक्वल टू 5 ये हो गया आपका विस्थापन। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल दिए रहेंगे उसमें हम दूरी और विस्थापन निकाल सकते हैं। कब? जब उसको हम लोग बढ़िया से उसका डिफिनीशन समझे रहेंगे तब। इस प्रकार तमाम ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें हम दूरी और विस्थापन निकालेंगे। दूरी तो साधारणतः रीति से हम लोग जोड़ करके निकाल देते हैं, लेकिन विस्थापन में कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाता है। इस प्रकार विस्थापन के जो न्यूमेरिकल है उसको बहुत ही सीरियसली देखिएगा और जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा।